स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे एकलव्यों, स्टडी 91 के द्वारा शुरू किया गया ये प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड मध्यकालीन इतिहास का आज आगाज हो रहा है मुगल वंश का। इससे पहले मध्यकालीन इतिहास में मैं सल्तनत काल को बहुत विधिवत आप सबको पढ़ा चुका हूं। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। उसने मुगल वंश का नाम मुगल ही क्यों रखा? बाबर को भारत में किसके द्वारा आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया गया? जैसे तमाम प्रश्नों का एक एक करके हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिन्हें विगत परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। शुरू करते हैं आज का ये पहला सेशन। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? आपके विकल्प हैं बाबर और राणा सांगा, हेमू और मुगल, तीसरा हुमायूं और शेर खान, जबकि चौथा बाबर और इब्राहिम लोदी। पानीपत आपको जानकारी के लिए बता दें कि उस समय जिस समय यह युद्ध हुआ उस समय दिल्ली का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान समय में पानीपत कहां है? तो वर्तमान समय में पानीपत हरियाणा का एक जिला है। कहां? हरियाणा। पानीपत में एक दो नहीं तीन युद्ध हुए, जो कि भारत के इतिहास को दशा और दिशा दिया। सल्तनत काल का अंतिम वंश जो कि लोदी वंश था, लोदी वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी का अपने चचा बाबर, इब्राहिम का अपने चचा दौलत खान लोदी से बनती नहीं थी, आजम खान लोदी से नहीं बनती थी। और दौलत खान लोदी उन दिनों पंजाब का गवर्नर हुआ करता था। कहां का गवर्नर था? पंजाब का गवर्नर था। और दौलत खान लोदी ने ही इब्राहिम लोदी के खिलाफ बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। इस बात का उल्लेख खुद बाबर अपनी जीवनी में किया था। मैं बार बार बताता हूं कि परिवार हो चाहे देश हो, हमेशा अपने लोगों की गद्दारी की वजह से बिखर जाता है, टूट जाता है, उजड़ जाता है। लोदी वंश से संबंधित दौलत खान लोदी, आजम लोदी, जो कि रिश्ते में इब्राहिम लोदी के चाचा थे, और दोनों के बीच दिल्ली के तख्तोताज को प्राप्त करने का, आगरा को प्राप्त करने का जो भूत सवार था, वही भूत इनको बाबर को भारत में इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये लड़ाई होती है कब? 21 अप्रैल वर्ष 1526 को। 21 अप्रैल वर्ष 1526 को यह युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसी युद्ध में भारत में पहली बार किसी सुल्तान के खिलाफ इन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया था। पहली बार तोपों का इस्तेमाल हुआ, पहली बार इन्होंने बंदूकों का इस्तेमाल किया। इसी युद्ध में बाबर के द्वारा पहली बार उस्मानी युद्ध पद्धति, एक चक्रव्यूह पद्धति थी। इसके अलावा तुगलुमा युद्ध पद्धति भी सबसे पहले यहीं पर इस्तेमाल की गई, जो कि ये उगबेजों की युद्ध पद्धति थी। बाबर पहली बार यहां तोपों का इस्तेमाल किया जब पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई, तो बाबर के तोपों का इब्राहिम लोदी के पास कोई जवाब नहीं था। बजी रणभेरी जब तोपों से दागे गए, जब गोले, उनके भयंकर आवाज थे, इब्राहिम लोदी के सेना में सबसे अधिक जो गज सेना थी, तब गज सेना, अश्व सेना, पैदल सेना होती थी, उसमें भगदड़ मचा दी। और जब भगदड़ मचा तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो फिर तो पूरे भारतवर्ष में भगदड़ मची। इब्राहिम लोदी अंतिम सल्तनत काल का सुल्तान और युद्ध भूमि में लड़ता हुआ शहीद हो गया, मारा गया। और इस तरह से हिंदुस्तान की धरती पर एक नए राजवंश की नींव रखी गई। और वो कौन राजवंश का? जी हां,
मुगल वंश का। आप ध्यान रखेंगे पानीपत का युद्ध इसलिए भी जो है प्रथम युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एक राजवंश जो है समाप्त हुआ और दूसरा राजवंश जो है शुरू हो गया। जो समाप्त हुआ राजवंश वो था जो है लोधी वंश, और जिसका श्री गणेश हुआ वो था जो है मुगल वंश। मुगल शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बहादुर। क्या अर्थ होता है? बहादुर होता है। वैसे भी मुगल वंश का संस्थापक जिसका नाम जो है बाबर, बाबर अगर आपको जानकारी के लिए बताएं तो बाबर जिसका जन्म हुआ कहां था? जी हां, फरगना में। फरगना में इसका जन्म हुआ। इसके पिता का नाम, इसके बाप का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। इनकी माता का नाम था, जिनका नाम था कुतलुब निगार खातून। कुतलुब निगार खातून। और बाबर का जन्म हुआ कब? 14 फरवरी वर्ष 1483 को, यानी वैलेंटाइन डे को। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। और उमर शेख मिर्जा इनके जो पिता थे वहां के जो है जागीरदार थे। बड़ी जल्दी ही इनकी किसी दुर्घटना में जब मौत हो गई तो 12 वर्ष की अवस्था में, कब? 12 वर्ष की अवस्था में ही बाबर जो है शासक बन गया। 12 वर्ष की अवस्था में ही इसे जो है सत्ता संभालनी पड़ी। इस अवस्था में तो अभी हम लोग गुल्ली डंडा खेल रहे थे। बहरहाल वहां का शासक बनता है कौन? बाबर। और काहे की उपाधि धारण करता है? बादशाह की उपाधि धारण करता है। बादशाह की उपाधि धारण किया, जबकि इससे पहले जो है यहाँ के जो शासक थे मिर्जा की उपाधि धारण करते थे, लेकिन इसने जो है बादशाह की उपाधि जो है कबूल किया। कहां पर? काबुल में जो है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा आंसर था? दिए हुए प्रश्न में, जी हां, याद रखेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ वो पानीपत का जो है पहला युद्ध था। तोपों का पहली बार इस्तेमाल हुआ, बंदूकों का पहली बार इस्तेमाल हुआ। इसी युद्ध को जीत लेने के बाद जो है काबुली मस्जिद का निर्माण कराया इसने। काबुली मस्जिद का निर्माण कराया। काबुली मस्जिद आज भी जो है पानीपत में है। और दूसरी जो है जामा मस्जिद का भी इसने निर्माण कराया उसी विजय याद में। और ये कहां पर है? संभल, उड़ीसा। काबुली मस्जिद और जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। किस युद्ध के याद में? जी हां, पानीपत युद्ध के याद में। इतना ही नहीं, उन्होंने इस युद्ध को जीत लेने के बाद काबुल के प्रत्येक नागरिक को इन्होंने जो है एक सोने का सिक्का दिया। सोने का सिक्का, गोल्डन कॉइन जो है दिया। और तब काबुल के लोगों ने इनको कलंदर की उपाधि दी। किसकी उपाधि? कलंदर की उपाधि, जिसका मतलब होता है दानी। लेकिन हकीकत तो यह है कि दान अपने खून पसीने से कमाई गई जो है धन से किया गया दान होता है। लुटे हुए धन को तो कोई भी दान कर सकता है। बहरहाल चलते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं सिंहावलोकन। अगला प्रश्न, इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? जी, बाबर मध्य एशिया फरगना का रहने वाला जो है व्यक्ति था। और बाबर की नजर जो है उन दिनों समरकंद पर थी। समरकंद आज भी मध्य एशियाई देश में स्थित है, उज्बेकिस्तान में। और समरकंद उन दिनों जो है तुर्कों की राजधानी हुआ करती थी, तुर्क शक्तियों की राजधानी हुआ करती थी। समरकंद को जीतने के चक्कर में जब समरकंद का जो है घेरा डाला था कौन? बाबर। कब? वर्ष 1497 में समरकंद का घेरा डाला था। तब उसको पता चला कि जो है फरगना में विद्रोह हो गया। फरगना जहां पर ये शासन कर रहा था, तो समरकंद को छोड़ करके वो आया फरगना। तब तक फरगना को जो है विद्रोहियों ने अपने कब्जे में ले लिया था। और समरकंद भी हाथ से चला गया, फरगना भी चला गया। बाबर खुद ही अपनी जीवनी में लिखा है कि मैंने फरगना को जीतने के चक्कर में समरकंद को खो दिया और समरकंद को जीतने के चक्कर में फरगना खो दिया था। ये सर ए पुल
की लड़ाई वर्ष 1502 में हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? बाबर और किसके बीच हुई? जी हां, ये युद्ध हुआ बाबर और उस समय यहां समरकंद का शासक था जिसका नाम था शैबानी खां। क्या नाम था? शैबानी खां। इसी युद्ध में बाबर को जो है शैबानी खां ने पराजित किया और उसके बाद बाबर की जो है यायावर जिंदगी शुरू हुई, घुमक्कड़ की जिंदगी जो है शुरू हो गई थी। तो सर ए पुल का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? यह सांस्कृतिक कार्यक्रम बाबर और शैबानी खां के बीच हुआ। शैबानी खां समरकंद का उन दिनों जो है तुर्क शासक हुआ करता था और उसने इसी युद्ध में बाबर को धूल चढ़ा दी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। आगे देखिए, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? जी हां, तुजुक ए बाबरी बाबर ने अपनी जीवनी अपने हाथों से लिखी। दो ऐसे मुगल बादशाह हुए, एक बाबर और दूसरा जो है जहांगीर। जहांगीर ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी अपने हाथों से ही लिखी जिसका नाम है तुजुक ए जहांगीरी, और बाबर ने अपनी जीवनी भी अपने हाथ से लिखी जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तुर्की में लिखा था। तुर्की का मतलब तुर्की भाषा। ऑफलाइन के बैच में इसी तरह मैंने पढ़ा दिया कि बाबर ने अपनी जीवनी तुर्की में लिखा, तो एक स्टूडेंट पूछा कि बाबर भारत में शासन किया तो अपनी जीवनी लिखने तुर्की क्यों गया? तो कुछ विद्वान हमेशा इस धरती पर रहे हैं, आज भी हैं। तुर्की भाषा में उसने लिखा था। खैर यहां तो लिखा भी है, तुर्की भाषा में इन्होंने जो है अपनी जीवनी लिखी। किस नाम से? तो तुजुक ए बाबरी के नाम से। इसका फारसी में अनुवाद किसने कराया? तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद दो लोगों ने किया था। एक ने किया जो है पायंदा खां, किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया और इसका नाम जो तुजुक ए बाबरी था उसका नाम बदल करके जो है क्या कर दिया गया? बाबरनामा। क्या कर दिया गया? बाबरनामा कर दिया गया। जबकि पायंदा खान ने जो अनुवाद किया था उसका नाम इसने दिया क्या? वाकयात बाबरी। वाकयात ए बाबरी। और दोनों ये अनुवाद किए गए थे किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में। अकबर के कहने पर जो है इसका अनुवाद हुआ। वो अलग बात थी कि अकबर इतना पढ़े लिखे थे कि अपना नाम ही नहीं लिख पाते थे। भारत की राजनीति में हमेशा पढ़े लिखे लोगों का बोलबाला रहा है, आज भी है। तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी में अगर जो है पूछा जाए कि अनुवाद किसने किया था, तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद एल्किंग के द्वारा जो है किया गया। एल्किंग के द्वारा जो है इसका अंग्रेजी भाषा में भी अनुवाद किया गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि बाबर महोदय इनकी कलम करने में भी और कलम चलाने में भी दोनों में माहिर थे। इन्होंने एक काव्य शैली विकसित किया, कविता लिखने की परंपरा जो है विकसित किया, और उस काव्य शैली को किस नाम से जाना जाता है? जी हां, मुबय्यियान के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि मुबय्यियान नामक जो है काव्य शैली का श्री गणेश जो है किसके द्वारा किया गया? आप बताएंगे जी हां, बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा जो है किया गया? बाबर के द्वारा किया गया। इनके लिखे गए हजारों जो खत थे, भगवान जाने किसको लिखे थे, उसको एक पुस्तक का रूप दिया गया और उसका नाम दिया गया क्या? खत ए बाबरी। इनके लिखे गए प्रेम पत्रों का ये संकलन है। सिर्फ 3 पत्नियां थीं। एक सुल्ताना माहम जिनका बेटा जो है हुमायूं था, दूसरी थी जिनका नाम जो है गुलरुखी था, और तीसरी थी जिनका नाम जो है दिलदार बेगम था। तो इन 3 पत्नियों को लिखे गए ये जो पत्र थे उन्हीं को शब्द रूप दिया गया, पुस्तक का रूप दिया गया, जिसको खत ए बाबरी के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाबर जब भारत पर आक्रमण किया, हालांकि एक बात हमेशा याद रखना, इनका पानीपत पर जो आक्रमण था 5वां आक्रमण था। इंडिया पर जो है 5th अटैक था। बहरहाल इन्होंने पहला
अटैक भारत पर 1519 में ही किया था। कहां पर? तो जो है बजरा वाले बेल्ट पर किया था। 1519 में ही इन्होंने दूसरा अटैक किया, यूसुफ जनजातियों के खिलाफ किया था। यूसुफ जनजातियों के खिलाफ किया था। उसके बाद 1520 में इनका तीसरा अटैक हुआ, 1524 में चौथा अटैक हुआ और 1526 में इनका जो है पांचवा अटैक हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि पानीपत पर बाबर का जो आक्रमण था ये कौन सा आक्रमण था, तो आप कहेंगे कि पांचवा आक्रमण था। इसी के बाद इन्होंने काबुल में, कहां पर? काबुल में जो चांदी के सिक्के जारी किए उसका नाम शाहरुख था। शाहरुख क्यों रखे थे? क्योंकि तैमूर वंश का, तैमूर लंग का जो बेटा था उसका नाम जो है शाहरुख था। शाहरुख के नाम के सिक्के भारत में सैयद वंश के शासकों ने भी चलाया था और इन्होंने भी काबुल में शाहरुख नाम के जो है सिक्के जारी किए। क्यों? क्योंकि बाबर एक चगताई तुर्क था पिता के तरफ से, लेकिन माता के तरफ से जो है ये मंगोल था। और तैमूर लंग जो कि भारत पर 1398 में अटैक किया था, उसी के बेटे के नाम जो है इन्होंने ये चांदी का सिक्का काबुल में जारी किया। जबकि इन्होंने कांधार में जो सिक्का जारी किया उसका नाम था जो है बाबरी। क्या नाम था? बाबरी। ये कम पूछता है, इसको ज्यादा पूछा है और कई बार पूछा है। यहां पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में हुआ था 100% सही है। खानवा युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, यह भी सही है, 1527 में हुआ। तीसरा युद्ध इन्होंने जो है किया वर्ष 1528 में, वो घाघरा युद्ध था। चूंकि पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो यह सुमेलित नहीं है। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था, यह सुमेलित नहीं है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, ये भी 100% सही है। अफगानों के साथ जो है इनका युद्ध हुआ था। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, क्या? PKGC। पी का मतलब क्या? पानीपत का युद्ध। के का मतलब क्या? खानवा का युद्ध। जी का मतलब क्या? घाघरा युद्ध। सी का मतलब, एक मिनट, इसका जो है युद्ध का जो ये क्रम था, पानीपत यानी उसके बाद कौन सा? खानवा का युद्ध, उसके बाद कौन सा? चंदेरी का युद्ध, उसके बाद जो है कौन सा? तो जो है आप कहेंगे कि घाघरा युद्ध। तो ऐसे भी जो है इसको आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें आप सबको, यहां पूछ रहा है भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा। इनका वास्तविक नाम जो कि जहीरुद्दीन मोहम्मद था, यहां पर हालांकि भारत में जो है शासक बनने के बाद इस नाम से जो है ये बहुत प्रसिद्ध हुए। किस नाम से? बाबर के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए। पानीपत का युद्ध जो है जीत लेने के बाद न सिर्फ इनको दिल्ली और आगरा जो है प्राप्त हुआ, दरअसल इब्राहिम लोदी का चाचा दौलत खां लोदी, जिसने अपने पुत्र आलम दिलावर खां को भेजा था, दिलावर खां ने ही बाबर को भारत तक लाया था। दौलत खां को जो है ये गलतफहमी थी कि बाबर जो है जीत करके और वापस चला जाएगा, जैसे कि और भी शासकों ने, महमूद गजनवी ने या फिर जो है मोहम्मद बिन कासिम ने, तैमूर लंग ने किया। ये भी वैसे ही यहां से इब्राहिम लोदी को पराजित करके लूटपाट के चला जाएगा, इन क्षेत्रों पर मेरा अधिकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबर यहां आकर के अपने को बादशाह घोषित कर दिया। यह भारत में आकर के अपने को बादशाह घोषित किया, बादशाह घोषित किया। काबुल में अपने को इसने जो है बादशाह घोषित किया। जबकि जो है जब 12 वर्ष की अवस्था में यह शासक बना तब इसकी उपाधि जो है मिर्जा हुआ करती थी। तो कभी कभी इनको अरेंज करने के लिए जो है कह देता है। कहां पर इसने जो है अपने को बादशाह घोषित किया? जी हां, आगरा में। क्योंकि उन दिनों लोदी वंश की राजधानी कहां हुआ करती थी? आगरा। पानीपत की ही लड़ाई में
पानीपत की लड़ाई में तब ग्वालियर के शासक थे जिनका नाम था विक्रमजीत सिंह। विक्रमजीत सिंह भी बड़े वफादार थे इब्राहिम लोदी के, और उस युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए। लड़ते हुए शहीद हुए तो हुमायूं के नेतृत्व में बाबर ने एक सेना भेजी ग्वालियर, और ग्वालियर के किले को जी भर के लूटा गया, वहां के लोगों को लूटा गया। ग्वालियर से ही जो है, ग्वालियर के किले से ही कोहनूर हीरा मिला। यह बहुत पूछता है, आप ध्यान रखेंगे किस युद्ध के बाद बाबर को कोहनूर हीरा मिला था, तो उस सवाल का जवाब होगा पानीपत। कौन सा युद्ध? पानीपत युद्ध के बाद इसको कोहनूर हीरा मिला। कहां से मिला था? जी हां, ग्वालियर से मिला था, ग्वालियर से मिला। लेकिन किसको मिला? तो सबसे पहले यह कोहनूर हीरा हुमायूं को मिला था। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था, माहम सुल्ताना का बेटा था। जब आपसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कैसे कोहनूर हीरा सबसे पहले किस मुगल को मिला था, तब तो उस सवाल का जवाब हो जो है हुमायूं हो जाएगा। लेकिन उस समय हुमायूं शासक नहीं था, उस समय जो है शाहजादा था, कुछ ज्यादा ही था। सबसे पहले शाहजादे हुमायूं को कोहनूर हीरा मिला ग्वालियर के किले से, और इन्होंने आगरा में ला करके जो है किसको भेंट कर दिया? किसको दे दिया? बाबर को। बाबर इनकी ईमानदारी से बेहद खुश हुए और उस कोहनूर हीरा को उन्होंने पुनः वापस अपने बेटे हुमायूं को दे दिया। कोहनूर हीरा की कहानी आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोहनूर हीरा सबसे पहले अगर जो है मुस्लिमों में किसी व्यक्ति को जो है मिला था तो अलाउद्दीन खिलजी को मिला था। ये आपको मैं पढ़ाया तो बताया था खिलजियों को। जो लोग पहली बार जो है देख रहे होंगे तो जो खिलजी से संबंधित जो है क्लास लेसन पढ़ा है उसको वहां से जाकर के देख सकते हैं। वारंगल जो कि वर्तमान में पड़ता है कहां? तेलंगाना में। वारंगल में काकतीय वंश के शासकों को पराजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जिसका नाम हजार दिनारी, और उसी को सबसे पहले मलिक काफूर को कोहनूर हीरा वारंगल से मिला था। कोहनूर हीरा को सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले कोलेरू के खान से जो है प्राप्त किया था। तो सातवाहनों के बाद ये जो है काकतीय के पास चला आया। काकतीय वंश से जो है मलिक काफूर ने दिल्ली में ला करके दे दिया जो है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पास आया। तो सिर्फ जब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि पहला सुल्तान जिसको कोहनूर हीरा मिला, तो उस सवाल का जवाब होगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन पहला बादशाह जिसको जो है कोहनूर हीरा प्राप्त हुआ, तो उस सवाल का जवाब होगा क्या? बाबर। पहला मुगल जिसको कोहनूर हीरा मिला था, तो उस सवाल का जवाब होगा क्या? शाहजादा हुमायूं। और सिर्फ लिखेगा पहला मुस्लिम व्यक्ति जिसको, या पहला सेनापति जिसने कोहनूर हीरा को प्राप्त किया, तो उस सवाल का जवाब होगा मलिक काफूर। मलिक काफूर किसका जो है सेनापति था? जी हां, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तेलंगाना से, वारंगल से जो है उसने इसे प्राप्त किया था। बाद के दिनों में अलाउद्दीन खिलजी का बेटा जो कि सनकी आदमी था, और उसके इस का फायदा उठा करके जो है उन दिनों चित्तौड़ के एक व्यक्ति को जो है, एक राजपूत व्यक्ति को वो कोहनूर हीरा मिला। अपनी इकलौती बेटी की उन्होंने शादी ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह से किया, तो उसको दहेज में दे दिया। तो वो कोहनूर हीरा इस तरह दहेज में चला गया ग्वालियर, और ग्वालियर के किले से किसको मिल गया? हुमायूं को। मुगलों में रहा ये। मुगलों में जो है आगे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि शाहजहां ने उस कोहनूर हीरे को अपने तख्तोताज में जो है इम्बेल्ड करवाया, जड़वा दिया था, जिसको मयूर सिंहासन जो है कहा जाता था, पीकॉक थ्रोन कहा जाता था। और उसमें ही जब वो जो है इम्बेल्ड किया गया था, तब जब भारत पर अटैक किया गया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, किसके द्वारा? ईरान का नेपोलियन जब अटैक किया, तो उसने जो है कोहनूर हीरा ईरान लेकर के चला गया। उसको फिर जो है भारत में प्राप्त किया जिस व्यक्ति ने? राजा रणजीत सिंह ने। और राजा रणजीत सिंह के बाद जब पंजाब पर गोरी चमड़ी वालों ने अपना अधिकार किया, तो लाहौर के किले से उस कोहनूर हीरा को डलहौजी ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया।
वहां उसको तोड़ करके उसका आधा हिस्सा आज भी जो है चुड़ैल वहां की महारानी के ताज में जो है सजता है, लगाया गया है, जबकि आधा उसका हिस्सा आज भी लंदन के म्यूजियम में रखा गया है। हालांकि वहां है तो वो है, भारत में रहा होता तो क्या ही बताया जाए। दिए हुए प्रश्न को जो है देखते हैं। दिए हुए प्रश्न में कौन सा कथन सही है देखिए। बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा, गलत है, गलत है। बाबर ने जो है तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखा था। बाबरनामा फारसी में इसका अनुवाद था। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। जी नहीं, मुगल दरबार की जो राजभाषा थी वो कौन सी भाषा थी? फारसी थी। तुर्की आम बोलचाल की जो है भाषा से थी। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? जी, ये दोनों गलत हैं। दिए हुए प्रश्न में ये दोनों के दोनों जो है गलत हैं। लेकिन हुआ क्या, इस प्रश्न को इसलिए रखा गया है कि आयोग में जब जो है इसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि ये सही है परंतु वो गलत है। हकीकत में दोनों गलत है, क्योंकि बाबर ने बाबरनामा नहीं तुजुक ए बाबरी जो है लिखा था। मेरा एक फर्ज है जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उनको आपके सामने जो है रखना। जब ऐसी सिचुएशन जब बन जाएगी तो मजबूरी है कि जो है फिर सी विकल्प को आप सही करें, वरना हकीकत में ये दोनों में कोई भी नहीं सही है। अगला प्रश्न देखें। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? बाबरनामा बाबर ने नहीं लिखा था। बाबरनामा फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है लिखा था। बाबर ने इसको तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखा था। तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखा था। बाबर को यह पता ही नहीं होगा कि हमारी जीवनी को जो है अब बाबरनामा भी कही जाती है, क्योंकि इनके जीवन काल के बाद इसका फारसी में अनुवाद हुआ। तुजुक ए बाबरी में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। एक मेवाड़ का शासक जिसका नाम जो है राणा सांगा उस समय का सबसे जो है ताकतवर शासक था, इसका भी उल्लेख किया है। और दूसरा व्यक्ति था, दूसरा जो साम्राज्य था विजयनगर। कौन सा? विजयनगर। विजयनगर के शासक उस समय जो है कृष्णदेवराय थे। जब बाबर का भारत पर आक्रमण हुआ तो कृष्णदेवराय ही शासक थे। कृष्णदेवराय का शासनकाल 1509 से लेकर के वर्ष 1529 तक रहा था। बाबर ने अपनी जीवनी में यहां तक लिखा कि उसको आक्रमण करने का निमंत्रण जो है राणा सांगा ने दिया था, जो कि सरासर गलत है। बाबर कौन से हरिश्चंद्र थे जो लिखे वो सही था? उस समय के सिचुएशन को देखने पर ऐसा लगता है, चूंकि राणा सांगा ने खतौली की लड़ाई में 1517 में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को कैद कर लिया था। वो चाहता तो लोदी का वही काम खत्म करके, इब्राहिम लोदी का काम खत्म करके दिल्ली को प्राप्त कर सकता था, लेकिन ऐसा वो किया नहीं, जिसका खामियाजा आगे जो है भुगतना पड़ा। कहा जाता है कि खता लम्हों ने क्या कर दी, सजा सदियों ने पाई है। कीमत कभी उन्होंने चुकाई है, कभी इन्होंने चुकाई है। बहरहाल जब राणा सांगा इब्राहिम लोदी को खुद ही पराजित कर सकता था तो उसको पराजित करने के लिए फिर जो है बाबर को इनवाइट करने की जो है क्या जरूरत थी। इसके साथ इस बात का भी उल्लेख किया है कि इसे दौलत खान लोदी, आजम खान लोदी दोनों के तरफ से जो है निमंत्रण मिला था। यह बात जो है सही समझ में आती है उस समय के जो है सिचुएशन के अनुसार, क्योंकि ये दोनों शासक बनना चाहते थे और दोनों को बाइकाट कर दिया था इब्राहिम लोदी। तो हो सकता है कि इन लोगों ने उसको इनवाइट किया था और किया होगा। दिए हुए प्रश्न में कौन सा सही है? मेवाड़ सही है। अगर पूछे कि तुजुक ए बाबरी में कितने भारतीय राज्यों का इन्होंने उल्लेख किया है तो उस प्रश्न का जो है जवाब होगा 7। कौन कौन से? तो एक गुजरात यहां दिया है, दूसरा कौन सा? दिल्ली, तीसरा कौन सा? बंगाल, दिल्ली, उसके बाद 2 वहां हो गए,
उसके अलावा इन्होंने जो है अपने जीवनी में जिस क्षेत्र का उल्लेख किया उसमें एक जो है वारांगल भी है, वारांगल का भी जो है इन्होंने उल्लेख किया। किसमें? अपनी जीवनी में। कुल इस तरह से जो है इन्होंने 7 राज्यों का उल्लेख किया है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का देखते हैं, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर, हुमायूं, निजामुल मुल्क या मीर बाकी? बाबरी मस्जिद भारत के इतिहास में अपने आप में ही एक इतिहास रहा है और इस संघर्ष का, इस कथा का अब समापन होगा जब राम मंदिर बन करके तैयार है। पुनः 22 जनवरी 2024 को उसका उद्घाटन होगा। वैसे इस पर बाकायदे मैं एक अलग से वीडियो आपको जारी करूंगा और उसकी पूरी कहानी जब जो है आपको बताया जाएगा। बहरहाल जब घाघरा का युद्ध लड़ रहा था, घाघरा युद्ध जो है किया कौन? बाबर। कब? वर्ष 1529 में। किसके बीच? तो बाबर के बीच। और यह युद्ध हुआ था अफगानों के बीच हुआ था, अफगानों के बीच हुआ था, अफगानों के बीच ये लड़ाई हुई थी। इसी युद्ध में बाबर यहां पर भी जो है विजयी हुआ। जल और थल में ये लड़ा गया पहला युद्ध था, जल और थल में लड़ा गया ये पहला युद्ध था। इसी युद्ध में शेर शाह सूरी और हुमायूं पहली बार जो है आमने सामने थे। हालांकि शेर शाह सूरी ने सैनिक के रूप में अपना जीवन की शुरुआत जो है मुगल सेना से ही किया। चंदेरी वाली लड़ाई में मुगल सैनिकों की तरफ से शेर शाह सूरी ने लड़ाई किया था, जबकि घाघरा की लड़ाई में उसने अफगानों की तरफ से युद्ध किया। खानवा की लड़ाई के बाद जब राजपूतों का समापन किया, उसके बाद एक समस्या थी किसके लिए? बाबर के लिए। तो बिहार और बंगाल पर उस समय शासन कर रहे जो अफगान थे वो लोग थे। दौलत खां लोधी जिसने बाबर को बुलाया था, आजम खां जिसने बाबर को बुलाया था, अब उनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। पहले राणा सांगा के पास लोग गए थे, राणा सांगा भी हार गया। उसके बाद ये लोग अब बंगाल में शरण ले रहे थे और उस समय का सबसे बड़ा ताकतवर व्यक्ति था जिसका नाम था शेर खां। शेर खां को इन्होंने अपनी तरफ मिलाया। हालांकि बड़ी बहादुरी से इसमें युद्ध किया था शेर शाह सूरी। उसके बाद भी घाघरा का युद्ध जो है हार गए ये सब, और हार गए। बाबर जो है पुनः विजेता हुआ। ये पूरा आईपीएल बना रखा था, बताया बिना। PKCG, पी का मतलब पानीपत का युद्ध, के का मतलब खानवा का युद्ध, सी का मतलब जो है चंदेरी का युद्ध, जी का मतलब घाघरा का युद्ध। और हर साल आईपीएल ये जीत रहा था। जब घाघरा युद्ध को जो है जीत लिया गया तो बाबर ने अपने सेनापति जिसका नाम था मीर बाकी को उन दिनों सरयू नदी के तट पर स्थित जो है राम मंदिर का अवलोकन करने के लिए भेजता है, क्योंकि उसको पता चला कि इस मंदिर में अथाह धन दौलत है। तब भी और आज भी भारत के जो मंदिर हैं उनकी कमाई इतनी गजब की है कि अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियां शर्मा जाएं। और कहा जाता है कि सबसे पहले कास्केय वंश के शासकों ने सरयू नदी के तट पर राम मंदिर का निर्माण कराया था, जिसको मीर बाकी और उसके जो है एक और विश्वसनीय मित्र ने पहली बार एक आम नागरिक बन करके जो है, जब वहां पर रामनवमी के दिन जो है किसी कार्यक्रम का आयोजन था तो पहले उसकी रेकी किया और उसके बाद फिर उस पर अटैक करके राम मंदिर तोड़ दिया गया और उसकी जगह पर यही बाबर का सेनापति जिसका नाम था मीर बाकी के द्वारा जो है बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया, जो कि भारत के इतिहास में आज तक जो है ये मामला चल रहा है, संघर्ष का विषय वस्तु था। लेकिन 22 जनवरी 2024 को ये पूरी तरीके से कथा अब समाप्त हो जाएगी और उस जगह पर पुनः राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। उसका सिर्फ जो है उद्घाटन बाकी है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अगला प्रश्न, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपना वंश से जोड़ा। ये पिता के तरफ से जो है चगताई तुर्क था, चगताई तुर्क, जबकि मां के तरफ से जो है ये चंगेज खां के तरफ से जो है
ये मंगोल था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, खानजादा बेगम बहन थी बाबर की, हुमायूं की, अकबर की या जहांगीर की? खानजादा उमर शेख मिर्जा की सबसे बड़ी बेटी थी। किसकी? उमर शेख मिर्जा। और उमर शेख मिर्जा कौन थे? तो बाबर के पिताजी थे। यानी खानजादा किसकी बहन थी? बाबर की बड़ी बहन थी। और बाबर की जो युद्ध नीति थी उससे जो है वो बड़ा ही इससे नाराज रहती थी, क्योंकि बाबर चाहे मध्य एशिया में रहा, काबुल में रहा, हमेशा जो है युद्धरत रहा था, जबकि इनकी बहन जो खानजादा थी वो जो है शांति प्रिय महिला थी। बाबर की बेटी थी जिनका नाम था जो है गुलबदन बेगम, या कह लो कि हुमायूं की बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। इनका भी जीवन काल बड़ा लंबा रहा। गुलबदन बेगम ने ही अकबर के कहने पर हुमायूं की जीवनी लिखी थी। और किस नाम से लिखी थी? हुमायूं नामा के नाम से लिखी। किस नाम से? हुमायूं नामा। तो आपसे जब पूछे क्या हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा के नाम से किसने लिखा था? गुलबदन बेगम के द्वारा जो है लिखा गया था। जहांगीर ने अपनी जीवनी तुजुक ए बाबरी स्वयं अपने हाथों से लिख ली। सॉरी तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखा था? जहांगीर ने। बाबर ने अपनी जीवनी जिसका नाम था क्या? अभी मैंने बताया तो आप लोगों को, तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखा। यही दो ऐसे जो है शासक हुए जो कि अपनी जीवनी अपने हाथों लिखी। अकबर तो अपना नाम ही नहीं लिख पाते थे, तो जीवनी कहां से लिखेंगे? अगला पंक्ति देखें, अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? मैंने बताया ना, कलंदर जो है बाबर को कहा जाता था। बाबर को कहा जाता था। आपसे पूछे कि इनको कलंदर की उपाधि किसने दिया था? तो काबुल के लोगों के द्वारा दिया गया था। काबुल के लोगों के द्वारा इनको कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर का मतलब क्या होता है? दानी होता है। और क्यों उपाधि दिया था इन्होंने, क्यों इनको दानी कहा था? बाबर को जब भारत से अथाह धन दौलत जो है मिला, तो उसने काबुल और कांधार के प्रत्येक एक व्यक्ति को एक एक सोने का जो है सिक्का दिया। उसके पीछे उद्देश्य था वहां की पब्लिक को जो है अपने पक्ष में जो है करना, क्योंकि राजनीति में बैठे हुए लोग जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे उनका अपना राजनीतिक उद्देश्य रहता है, चाहे उस समय चाहे इस समय। और वहां के लोगों ने इनको कलंदर की उपाधि दी। कलंदर का मतलब जो है दानी होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न देखें, बाबर ने राणा सांगा को किस प्रसिद्ध युद्ध में पराजित किया था? पानीपत के युद्ध में बाबर ने भारत में अपना मुगल वंश की स्थापना की। और वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध अभी मैंने बताया। दरअसल पानीपत के युद्ध को जीत लेने के बाद बाबर को भारत में बुलाने वाला दौलत खान लोधी, वो इस उम्मीद में बुलाया था कि बाबर जब यहां लूटपाट करके चला जाएगा तो मैं दिल्ली को जो है, मैं आगरा को अपने कब्जे में कर लूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने बताया कि ऐसे लोग, दौलत खान लोधी उनमें से एक था, आजम खान लोधी भी वही था, जिनके लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं होता है। ये मतलब के लिए रिश्ते रखते हैं। अगर रिश्तों का मतलब होता तो अपने ही सगे भतीजे के खिलाफ जो है ये लोग बाबर को आमंत्रित नहीं करते। और जब बाबर यहां का बादशाह बन गया तब ये लोग अपने को हारे हुए जुआरी की तरह जो है, क्यों? क्योंकि जब वो बादशाह बना तो पूरा का पूरा पंजाब, जहां के ये गवर्नर थे, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया, इनका काम खत्म कर दिया। इनकी हालत बिगड़ गई। आधी को पूरा पाने के लिए चले थे, जो आधा था वो भी चला गया। तो दौलत खान लोधी, मेहदी हसन, आजम खां उस समय मेवाड़ के शासक थे, जिनका नाम था जो है राणा सांगा। राणा सांगा के पास जो है जाते हैं। मैंने बताया ना कि ऐसे लोग मतलब के लिए रिश्ते बनाते हैं।
और दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए रिश्तों का मतलब बहुत कुछ होता है। कहा गया है कि किसी के लिए रिश्ते फरिश्ते होते हैं और किसी के लिए रिश्ते टाइम पास करने का माध्यम होते हैं। यहां टाइम पास किया, वहां टाइम पास किया, जो मिला उसके साथ टाइम पास किया, कुछ दिन के बाद पता चलता है कि वो खुद ही टाइम पास करने का विषय वस्तु बन करके रह जाता है। दौलत खान लोधी वही था। अब राणा सांगा से ये कहते हैं कि वो अपने साथ तोप लाया है, अपने साथ जो है बंदूक लाया है, उसका जो है कोई जोड़ नहीं है, उसको आप पराजित करिए, रोकिए, नहीं तो आज नहीं तो कल मेवाड़ के लिए वो संकट बन जाएगा। हकीकत तो ये था कि वो इनके लिए संकट बन गया था और सही भी था। बाबर के पास जो तोपें थीं, बंदूकें थीं, उन तोपों का भारत में कोई जवाब नहीं था किसी के पास, इसलिए बाबर उन दिनों तोप था। उसकी युद्ध पद्धति भी जो है कमाल की थी, उसका सैन्य जो है व्यवस्था ही उसके विजय का सबसे प्रमुख कारण था। राणा सांगा भी दौलत लोधी के जो है मनोभाव को समझ गया। कहा कि जो है वो तोप लेके आए चाहे मिसाइल लेके आए, हमसे क्या मतलब है, और अगर मैं बाबर को रोकूंगा तो इस शर्त पे कि तुम पंजाब मेरे नाम कर दो। पंजाब पर उस समय शासन कौन कर रहा था, वहां का गवर्नर कौन था? दौलत खान लोधी। अब दौलत खान लोधी ने अपना झगड़ा दूसरे पर टाल दिया, उसने जो है पंजाब इनके नाम कर दिया। तब पंजाब का मतलब आज का पूरा पंजाब, उसके साथ साथ जो है पूरा पाकिस्तान उसी का हिस्सा हुआ करता था। अब जब बाबर के पास जो है, राणा सांगा के पास जो है अब इस बात का जो है पूरा यकीन है कि अब पंजाब मेरा है, तो उसने बाबर को अब पत्र लिखता है कि पंजाब को आप छोड़ दें क्योंकि मैं दौलत खान लोधी से इसे प्राप्त कर लिया हूं। बाबर ने कहा कि जो है दौलत खान लोधी कुछ था ही नहीं, मैंने इब्राहिम लोधी को मार करके इब्राहिम लोधी का पूरा साम्राज्य अपने कब्जे में कर लिया। अब बाबर कह रहा है, बाबर के लिए भी जो है पंजाब अगर उसके हाथ से निकल जाता तो फिर अफगानिस्तान वो जा नहीं पाता, खैबर दर्रे से होकर ही भारत में आया था, इसलिए पंजाब का सामरिक महत्व था। बाबर भी नहीं छोड़ना चाहता था, राणा सांगा भी नहीं छोड़ना चाहता था। वो दौर था या तो नन आबदीज नहीं तो कट आबदीज। आखिरकार बातों से बात नहीं बनी तो फिर युद्ध के मैदान में पहुंचे और फतेहपुर सीकरी के पास होली के समाप्त होने के बाद 15 मार्च के दिन फिर खूनों की होली हुई और उसी होली में खानवा युद्ध के नाम से जिसे जाना जाता है। कब हुआ था? वर्ष 1527 में। कब? 1527 में। किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ और इसी युद्ध में पुनः इसकी सैन्य संचालन व्यवस्था, इसकी तोप और बंदूक ने कहर बरपाया और राणा सांगा को जो है युद्ध क्षेत्र से भाग जाना पड़ा। यानी राणा सांगा हार गया और बाबर यहां पर फिर जो है जीत गया। इसी युद्ध में बाबर ने जो है जेहाद का नारा दिया। काहे का नारा दिया? जेहाद का नारा दिया। जेहाद का मतलब क्या होता है बेटा? जेहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध। इन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित किया तो जो है कहा कि यह सिर्फ युद्ध नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब के बीच ये युद्ध है, काफिरों और इस्लामिक सत्ता के बीच युद्ध है। और इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, धर्म युद्ध का नारा दिया। इसके अलावा इस युद्ध को जीत लेने के बाद जो है इन्होंने गाजी की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया? गाजी की उपाधि जो है धारण किया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही हुआ? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही हुआ। कहा जाता है कि खानवा के युद्ध में ही राणा सांगा के जो पुत्र थे जिनका नाम था भोजराज, वो घायल हुए थे और फिर उनकी जो है मौत हो गई। भोजराज की ही पत्नी थी मीराबाई। मीराबाई के पिता और पति दोनों जो है, पिताजी जो है, पिता नहीं बल्कि उनके चाचा थे जिनके यहां वो जो है रह रही थी, वो भी इसी युद्ध में शहीद हो गए थे। बहरहाल बाबर को भारत में रोकने वाला जो है उत्तर भारत में एक जो ताकत थी राणा सांगा, अब उनका भी काम इसने खत्म कर दिया। इस राणा सांगा का साथ दिया था उन दिनों मेदनी राय।
मेदिनी राय कहां का शासक था? चंदेरी का शासक था। क्यों इसने साथ दिया? क्योंकि ग्वालियर को जब प्राप्त कर लिया था बाबर, तब वहां चंदेरी की सीमाएं जब ग्वालियर से लगने लगी तो बाबर उसके लिए भी सरदर्द था और बाबर के लिए यह सरदर्द था। इसलिए इसने राणा सांगा का साथ दिया, लेकिन किस्मत ने जो है साथ नहीं दिया। इस बात की जानकारी जब बाबर को हुई तो लगे हाथ अगले साल इनके सामने आधीनता स्वीकार करने का पत्र भेजा। इन्होंने स्वीकार नहीं किया तो चंदेरी नामक जगह पर फिर रंगारंग कार्यक्रम हुआ। और जो चंदेरी की लड़ाई हुई, चंदेरी जो युद्ध हुआ, ये कब हुआ? तो 1528 में हुआ। इसी युद्ध में मेदिनी राय का इसने काम खत्म कर दिया। इसी युद्ध में मेदिनी राय के खिलाफ ही शेर शाह सूरी, आगे इसका नाम मैं बताऊंगा, ये भी बहुत कमाल किया। इसने बाबर की सेना में पहली बार जो है मेदिनी राय के खिलाफ जो है युद्ध किया था। शेर शाह सूरी, जिसके बचपन का नाम फरीद खां था, तलवार के एक वार से जब इसने शेर को 2 टुकड़ों में कर दिया, तब अफगान शासक ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी और वही शेर खां आगे चल करके शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। घाघरा का युद्ध अभी मैंने बताया कि वर्ष 1529 में हुआ था। जी हां, अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, बिल्कुल इसी क्रम में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले इनको याद करने का ट्रिक ऐसे भी किसी ने बनाया है, पान खा चल घर। पानीपत युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, और ये हुआ 1526 में, ये 1527 में, 1528 में और ये 1529 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बादशाह का विरुद्ध धारण करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? जी हां, बाबर था। बादशाह की उपाधि इन्होंने आगरा में धारण की थी। जब इन्होंने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया, तब 27 अप्रैल वर्ष 1526 को इन्होंने अपना राज्याभिषेक आगरा में कराए और अपने को बादशाह घोषित किया, बादशाह की उपाधि घोषित प्राप्त किया। इससे पहले इन्होंने पादशाह की उपाधि जो है धारण किया था। उससे भी पहले इनकी उपाधि मिर्जा हुआ करती थी, ये पैतृक उपाधि थी। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प। अगला प्रश्न देखें, निम्न को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। वही बात, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप याद रखें बस PKCG। तो सबसे पहले पानीपत यानी दूसरा, उसके बाद कौन सा? खानवा यानी 2 के बाद जो है पहला, उसके बाद जो है कौन सा हुआ? चंदेरी। बताने की जरूरत नो देरी। अंतिम विकल्प जो है बिल्कुल सही है। घाघरा युद्ध के बाद कहा जाता है कि बाबर मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गया था। युद्ध करते करते लगातार युद्ध में जो है प्रयास लड़ते लड़ते इसकी मानसिक स्थिति भी जो है थोड़ी सी विचित्र हो गई थी। और ये साइंस भी है, पढ़ाया भी जाता है। आप जिस काम में दिन रात इन्वॉल्व हैं, उसी को सोच रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद जो है आप न चाह करके भी जो है अकबकाने लगते हैं। आप लोग देखते हो कुछ लोग बहु इतना पढ़ लेते हैं कि रास्ते चलते हुए भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उनका टेग्नामेंट्री खत्म नहीं होती है। अपने ब्रेन का मेडुला ऑब्लांगाटा है जो कि बिल्कुल उसी का जो है आदी हो जाता है। बाबर की भी यही स्थिति थी। अंतिम दिनों की हालात ऐसे थे कि वो बैठे बैठे चिल्ला उठता था सैनिकों आक्रमण, क्योंकि बचपन से वही तो कर रहा था। और बाबर की जब जो है मौत हुई तो उसको आगरा में ही दफनाया गया था। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का उद्घोषणा किया? तमगा नामक कर समाप्त किया और युद्धोपरांत विजयी होकर गाजी की उपाधि धारण की। ये सारी बात हो रही है किसका? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है कब हुआ था? ये हुआ वर्ष 1527 में। पानीपत का युद्ध 1526 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में।
भारत में बाबर के द्वारा ये लड़े गए 4 युद्ध हैं और उसमें भी घाघरा जो युद्ध था बाबर के जो है कार्यकाल में हुआ था, लेकिन युद्ध का संचालन जो है हुमायूं ने किया था। बाबर अस्वस्थ था, युद्ध का क्षेत्र में वो जो है गया नहीं था, लेकिन हुआ उसके शासनकाल में था। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की? वही यार, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब? एकदम बिल्कुल रट जाइए, 1526, 1527, 1528। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। ये फतेहपुर सीकरी के आसपास खानवा का जो स्थल था, ये कहा जाता है कि जस्ट होली के बाद जो है ये युद्ध लड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना गया? मैंने बताया ना कि बाबर अपने बाप के तरफ से जो है चगताई तुर्क था, जबकि माता की तरफ से जो है मंगोल था, और इसने अपने राजवंश का नाम जो है मुगल वंश रखा। और मुगल वंश भारत पर कब तक शासन किया? वर्ष 1526 से लेकर के इनका शासनकाल जो है 1857 तक चला, जब तक कि मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके और जो है मांडले की जेल में न भेज दिया गया। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही है। लोदी वंश एक अफगान वंश था, अफगान वंश था। अभी शेर शाह सूरी का सूर वंश आएगा, भारत पर शासन करने वाला ये दूसरा जो है अफगान राजवंश होगा। अगला प्रश्न देखें, बाबर को कहां दफनाया गया था? बाबर अपने जीवनी में तुजुक-ए-बाबरी में इच्छा व्यक्त किया था, क्या मुझे मरने के बाद मेरी जन्मभूमि पर ही मुझे दफनाया जाए। लेकिन जब इनकी मौत हो गई, कब? वर्ष 1530 में। 1530 में इनकी मौत हो गई। मर जाने से पहले बाबर उन दिनों नियम के विरुद्ध काम किया। दरअसल बाबर के 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम हुमायूं, कामरान, हिंदाल, असगरी, ये 4 उसके पुत्र थे। हुमायूं सुल्ताना माहम का बेटा था, जबकि बाकी 3 गुलरुखी के 2 बेटे थे। दिलदार बेगम जो थी उनका 1 बेटा था। ये दोनों रिश्ते में जो है सगी बहनें थी, इसलिए इसके जो 3 भाई थे मौसेरे हो गए और हुमायूं से वो नफरत रखते थे। उनमें जो कामरान था बहुत कमीना था। उसके मन में ये सब चल रहा था कि अगर हुमायूं न होता तो काशी से लेकर के जो है काबुल तक इतने बड़े साम्राज्य पर मेरा अधिकार होता। कहा गया है भाई जैसा भाई या भाई जैसा दुश्मन। बाबर को भी पता था कि लोदी वंश में इस साम्राज्य को लेकर के जो महाभारत हुआ, उसी की वजह से भारत में मुझे अपना साम्राज्य स्थापित करने का मौका मिला। बाबर को इस बात का अंदेशा था कि उसके मर जाने के बाद उसके बेटों में भी बादशाह बनने को लेकर के अगर जो है कभी युद्ध होगा तो हो सकता है फिर कोई बाबर आए। इसलिए अपने बच्चों में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। कौन? बाबर। जबकि उन दिनों के नियमों के अनुसार बादशाह का बड़ा बेटा ही बादशाह बनता था। हुमायूं से उन्होंने अपनी बात जब बताई तो हुमायूं जो है उसको पिता की बात स्वीकार भी कर ली। हुमायूं को आगरा और दिल्ली पंजाब का क्षेत्र मिला, कामरान को काबुल का अंधार मिला, हिंदाल को मालवा और जो है अजमेर वाला बेल्ट जो राणा सांगा से जीता गया था, मेवाड़ चित्तौड़, वो असगरी को मिल गया। बाबर की जब जो है मौत हुई, बाबर की इच्छा अनुसार उसको आगरा में जो है दफना दिया गया। अब ये कहानी जो है मैं क्यों बता रहा हूं, आगरा में दफना दिया गया, लेकिन जिस वजह से बाबर ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया आखिर वही हुआ। बाकी 3 भाइयों के दिमाग में ये जो है खुराफात चलने लगा। अब्बूजान हुमायूं को ज्यादा जानते थे, इसलिए जो सबसे बेहतरीन क्षेत्र था दिल्ली, आगरा, पंजाब का क्षेत्र, वो दे दिए किसको? हुमायूं को। काबुल का अंधार मिल गया कामरान को, जो उस समय कृषि के दृष्टिकोण से बेहतरीन नहीं था, और उस समय कृषि ही सबसे बड़ा जो है अर्थव्यवस्था का बैकबोन था, मेरुदंड था।
तो उन सबों के मन में खुराफात चलने लगा कि अच्छा जो क्षेत्र था उसको दे दिए और जितना जो है रेगिस्तान अठार पठार कठार था हम लोगों को दे दिया। उसी को लेकर के आखिर इन भाइयों में अब खींचातान चलने लगी थी। उधर हुमायूं को आगे पढ़ाऊंगा, बिलग्राम की लड़ाई में पराजित करके शेरशाह सूरी ने भारत पर सूर्यवंश की स्थापना कर ली। जब उसको पता चला कि इन चारों भाइयों में बन नहीं रही है तो उसका फायदा उठाना चाहा। मैंने बताया ना कि राजनीति से प्रेरित हर काम जो होता है वो राजनीतिक फायदे के लिए होता है, उस समय चाहे इस समय। शेरशाह सूरी के द्वारा ही आगरा में, अब तो शेरशाह सूरी के कब्जे में था, बाबर की डेड बॉडी पुनः जो है निकाल ली गई आराम बाग से और उसको जो है भिजवाया गया कहां पर, काबुल में, क्योंकि उसने अपनी जीवनी में ऐसा इच्छा व्यक्त किया था। एक तीर से दो निशाना कर रहा है। कौन? शेरशाह सूरी। उसकी डेड बॉडी, बाबर की डेड बॉडी निकाल करके आगरा में, काबुल में जो है, आगरा से काबुल में जो है उसी ने उसको दफनवाया। उसी ने वहां पर मकबरे का निर्माण कार्य भी कहा जाता है शुरू कराया, लेकिन बाद के दिनों में जो है उसको हुमायूं ने पूरा कराया था। अब उससे वो दो काम कर रहा था, एक तो सहानुभूति दिखाई और बाकी उधर हुमायूं को हरा दिया था। हुमायूं उस समय जो है घुमक्कड़ की जिंदगी जो है जी रहा था। जिस हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया, जब बुरा वक्त आया तो उन तीनों भाइयों ने उनको अपने यहां रहने का भी ठिकाना नहीं दिया। यह दुनिया का कड़वा सत्य है। आपका समय अच्छा है तो बेगाने भी अपने जैसे व्यवहार करते हैं, पराये भी अपने जैसा व्यवहार करते हैं, और वक्त बुरा होता है तो अपने लोग भी जो है पराये जैसा व्यवहार करते हैं। हुमायूं वही फील कर रहा था और इन भाइयों में ये दूरी और बढ़े इसीलिए जो है ये काम किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। तो आपसे पूछे कि आगरा से जो है इसकी डेड बॉडी काबुल जो है, काबुल जो वर्तमान में अफगान की राजधानी है, किसके द्वारा जो है भिजवाया गया था? आप कहेंगे शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी के द्वारा जो है वहां पर ले जाकर के और दफनाया गया था। कामरान का चूंकि वहीं पर जो है शासन था, शेरशाह सूरी ने उसको सहयोग किया। वो जानता था कि कामरान का हुमायूं से जो है बनती नहीं है और हमेशा। अगला प्रश्न देखें। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। मैंने यही तो बताया। बाद में शेरशाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर ले जाया गया था? काबुल में। काबुल वर्तमान में अफगान की राजधानी है और अफगानिस्तान में ही बाबर का मकबरा है। किसका? बाबर का मकबरा। बाबर का मकबरा। उसके अलावा किसका मकबरा विदेश में है? तो आप कहोगे कि जहांगीर। जहांगीर का मकबरा भी जो है विदेश में है। जहांगीर का मकबरा, इसका मकबरा जो है पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर में पड़ेगा, रावी नदी के तट पर। इनका जो है मकबरा काबुल में। कौन सी नदी के तट पर? काबुल नदी के तट पर। और तीसरा शासक जिसका मकबरा जो है देश से बाहर है वो है कौन सा? जी हां, बहादुर शाह जफर। इस वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर की मौत हो गई मांडले की जेल में, और मांडले की जेल के अहाते में ही जो है उनकी समाधि जो है बनवाई गई थी। तो दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। और सही देखें, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जी हां, मैंने बताया कि जिन दो हिंदू राज्यों का इन्होंने उल्लेख किया, विजयनगर और दूसरा जो है मेवाड़। अपनी जीवनी में बाबर ने लिखा है कि उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा की तरफ से भी निमंत्रण मिला था। विजयनगर के उस समय शासक कौन थे? तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय थे, और कृष्णदेवराय का शासनकाल वर्ष 1509 से लेकर के 1529 तक था। लेकिन दक्षिण भारत के लोगों से कभी भी उत्तर भारत में क्या हो रहा है उससे लेकर के जो है कोई लेना देना नहीं रहा था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा मेरे प्यारे एकलव्यों। तो ये था आज का जो है सेशन। आप अपने विचार जरूर जो है कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।
गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।